हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। वेलकम टू दक्षिणा ई इस क्लासरूम के इस कैटेगरी में, इस पोर्शन में बेटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज ये आखिरी डिस्कशन होगा। ये आखिरी पेपर 2015 का जो पेपर आपको मिल रहा है यहाँ पर, उसका ये डिस्कशन रहेगा। और उम्मीद पूरी बनाए रखो खुद से, विश्वास रखो खुद के ऊपर, और जिस तरीके से चलते आ रहे हो चलते जाना। पेपर ये 19, 18 और बाकी 16 वाले पेपर के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा मुश्किल रहेगा है। तो ये पेपर आपको आखिरी में देने का सिर्फ एक पर्पस था कि 19 वाले ने आपका कॉन्फिडेंस बनाया, बढ़ाया। और इस पेपर को जब मैं डिस्कस करूँगा तो कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊँगा, उनको आप ध्यान से सुनेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको खुद से बड़ा अच्छा महसूस होगा, फिर रियलाइज़ होगा कि अपने को कितना करना है, कैसे करना है। तो वक्त ना ख़राब करते हुए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी होगा अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो सिर्फ विश्वास रख के खुद पे आगे बढ़ते चलो, एग्ज़ाम देके, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। पहला पॉइंट क्लियर एंड सिंपल, यहाँ पे एनसीईआरटी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास आता है जहाँ पे आप श्योरिटी नहीं है, तो समझदारी वाली बात होगी आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें विदाउट अटेम्प्टिंग। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप एंटरोबियस, एस्कैरिस एंड गाइलोस्टोमा इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, एंटरोबियस ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये अकेला एनसीईआरटी में। तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस को लेके वो एग देता है कि नहीं देता है, इस बारे में भी एनसीईआरटी ने कुछ खास बोला नहीं। लार्वा उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये बोल दिया। तो लार्वा है तो भैया एग है, थोड़ा बहुत अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है। लेकिन एनकाइलोस्टोमा, एंटेरोबियस और ट्राइकिनेला तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको मालूम नहीं था। इफेक्टिवली याद करने वाला क्वेश्चन है। हम कहते हैं ट्राइकिनेला स्पाइरालिस विविपैरिटी शो करता है। कंसेप्ट विविपैरिटी का समझा देता हूँ। विविपैरिटी एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एग, मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए कि वो एग नहीं देता, वो जिंदा बच्चों को पैदा करता है। तो आपके पास एक ऐसा एंडोपैरासाइट जो ट्राइकिनेला स्पाइरालिस है, जो एक सूडोसिलोमेट जो एस्केलमेंट में आता है, ये विविपैरिटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड टू एज। बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन हो रही है तो आप सीधी सी बात ऑर्गेनिज्म से लेके एक ठंडे एनवायरनमेंट में डाल दे रहे हो, अवे फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, राइट। जंगल में से आपने एक ऑर्गेनिज्म से, उसकी बॉडी से गैमेट्स को डिराइव किया, और गैमेट्स को लेने के बाद यू ब्रॉट इट टू द लैब, एंड लैब के अंदर आपने उसको सेव कर दिया। तो आप उस ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनल पोजीशन पे, जगह पे तो नहीं हो, आप वहाँ से हटे हो। तो इन सीटू तो कभी नहीं हो सकता। इन सीटू, इन सीटू, इन सीटू, ये तीनों पॉइंट पढ़ना ही नहीं, सीधी सी बात पॉइंट ही। अब चाहे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सीटू लिखा होता है, चाहे एडवांस एक्सीटू, अपने को क्या टेंशन लेनी है। इफेक्टिवली एडवांस एक्सीटू का मतलब क्या है? एक्सीटू में आपने उसकी ओरिजिनल हैबिटेट से दूर रखा, ये एक्सीटू का मतलब होता है। एडवांस मतलब यानी थोड़ी सी आपने टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर लिया, वो एडवांस एक्सीटू हो गया, नथिंग एल्स। ये सर 47 क्वेश्चन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप ठंडे माहौल, ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात देखते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन जो करने वाला है, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? One you must focus in this fact, यहाँ पे initiation of parturition हो रहा है। तो synthesis of prostaglandins, release of oxytocin, release of prolactin, increase in estrogen progesterone ratio। इस क्वेश्चन में एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो कहेगा पार्चुरेशन के साथ ऑक्सीटोसिन टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आपने नॉट, यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे नॉट के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, ये बात हमें 100% मालूम है। इतना क्लियर होता है अपने को, ये बात मुझे 100% मालूम। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं? बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब उस एरिया में स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो क्योंकि पार्चुरेशन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी कॉन्ट्रैक्शन तो होनी चाहिए, तो ये भी इन्वॉल्व होना चाहिए। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, बेटा खुद सोचो, प्रोलैक्टिन तो मिल्क फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, बट क्या प्रोलैक्टिन कभी भी पार्चुरेशन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है? नेवर। पार्चुरेशन के साथ प्रोलैक्टिन कभी भी एसोसिएटेड नहीं होता, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो होता है बेसिकली। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का मैं एक रेशियो निकालता हूँ। तो जब पार्चुरेशन है तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू बेटा फॉल करती है,
प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू फॉल करती है तो जो जिस वॉल से बच्चा मदर से जुड़ा हुआ होता है ना, वो वॉल टूटती है। तो पार्चुरेशन के दौरान प्रोजेस्टेरॉन कम होना चाहिए, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो E/P का जो रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास सही। तो इसके अंदर से जो थर्ड स्टेटमेंट था वो हमारा आंसर है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एक्वायर्ड एड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डेफिनेटली है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सिफिलिस बिल्कुल है। इंसेफेलाइटिस ये बेटा ब्रेन इन्फ्लेमेशन होती है, ये किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिशन में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी इंसेफेलाइटिस हमारा सही आंसर होना चाहिए। ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? अगर कभी कंफ्यूजन आपको एक हो जाए कि ये सेक्सुअली लिंक्ड है कि नहीं है, कोशिश कीजिए उस पैथोजन का नाम सुनने के लिए। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, नाम बेटा वेजिनालिस लिया है, दैट मींस इट इज एसोसिएटेड विद वजाइना। तो बेटा ये वजाइना के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड होता है? वजाइना में इन्फेक्शन करता है और वहाँ पे डिस्चार्जेस करवाता है। डायरेक्ट आपके पास आंसर नंबर ये 2, ये और ये तीनों सेक्सुअली लिंक्ड है, बट ये सेक्सुअली लिंक्ड नहीं। आगे बढ़ते। Which one gives the most valid and recent explanations for stomatal movement? Most valid and recent explanation. जरा पेपर में फोकस करो, यहाँ पे most valid, यानी स्टेटमेंट से डायरेक्ट पता लगता है कि कोई कुछ एक्सप्लेनेशन सही होंगी, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट निकालना। यानी अगर चारों स्टेटमेंट चाहिए, मैंने अभी चारों स्टेटमेंट पढ़े नहीं, बट मेरे दिमाग में ये पढ़ना चाहिए कि अगर मैंने चारों स्टेटमेंट पढ़े हैं तो चारों स्टेटमेंट में से भी एक स्टेटमेंट जो बेस्ट होगा मुझे वो चूज करना है। Influx of potassium and in potassium influx and efflux, okay, starch hydrolysis, okay, guard cell photosynthesis and transpiration को तो जरा हटा दो। गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो उससे पायरुवेट बनता है, उससे मैलेट बनता है, स्टार्च बनता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से मैलेट बनता है, उससे H+ बनता है, H+ गार्ड सेल से बाहर जाता है और उसके अगेंस्ट स्टोमेटा के अंदर पोटेशियम आता है। इस तरीके से यहाँ पे गार्ड सेल से H+ बाहर जाता है और उसके रिस्पॉन्स में अंदर पोटेशियम आता है, और पोटेशियम आने की वजह से अंदर पानी का फ्लो होता है, और पानी का जो फ्लो होता है वो स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। इफेक्टिवली फाइनली समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज के पोटेशियम। पोटेशियम का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है पानी के अंदर आने के लिए या पानी के बाहर जाने के लिए। बट पोटेशियम का जो मूवमेंट आया वो क्यों आया? वो गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस से आया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टार्च फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हुआ, उसके बाद ये हुआ। लेकिन लेटेस्ट द मोस्ट क्लोजेस्ट रीजन जो रीजन 100% करेक्ट है, जो रीजन इज द मोस्ट वैलिड, यहाँ पे ना स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे इफेक्टिवली इसलिए बोल रखा है मोस्ट वैलिड, जो रीजन सबसे बेहतर तरीके से इस पूरी की पूरी बात को समझा पा रहा है वो वाला रीजन होगा पोटेशियम वाला, और ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए। Potassium is associated with this thing. Clear? One more point. When you talk about abscisic acid, तो abscisic acid जो होता है बेटा वो पोटेशियम के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। जो पोटेशियम का जो फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है ना, उस मूवमेंट के अंदर अपनी टांग अड़ा देता है। कौन? ये वाला एब्सिसिक एसिड। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल मूवमेंट्स के अगेंस्ट काम करता है। तो अगर आप इतनी बात समझिए तो आप पोटेशियम को समझ सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एब्सिसिक एसिड को स्टोमेटल मूवमेंट को बंद करना है तो वो फोटोसिंथेसिस को भी बंद कर सकता था, हाइड्रोलाइसिस को भी बंद कर सकता था, बट उसने पोटेशियम पे काम किया क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा असर दिखा सकता है। हेंस बिकम्स द मोस्ट वैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर जो बेटा ये 2015 का था, तो क्वेश्चन पेपर ने पक्का आपसे वक्त मांगा होगा, यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपको वक्त लगा होगा। तो ना मन में एक टेंशन होती है, यार हमें तो इस पेपर में बड़ा टाइम लग गया है, अगर नीट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया तो इस क्वेश्चन पेपर में अगर एक इंटेलिजेंट बच्चे को 50 मिनट लगे तो पूरी कंट्री में हर बच्चे को 50 मिनट लगेंगे मिनिमम टू मिनिमम। ये पेपर अगर बायो को सॉल्व करने लगे तो 1 घंटा 20 मिनट तक भी सॉल्व हो सकता है, इतना बड़ा पेपर था, पेपर इतना कॉम्प्लेक्स था। तो पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान कभी नहीं होना। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। तो खुद पे ज़रा विश्वास रखो, इतना समझो कि आपने मेहनत करी है। अगर आपने मेहनत करी तो भैया मेहनत रंग लाएगी, तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, समझ जाएगा। क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज। बेस्ट कैसे एक्सप्लेन होगा? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट जाता है, बिल्कुल ठीक। क्या एक्टिन मायोसिन छोटे होते हैं? कभी आपने देखा है? नहीं बेटा, हम एक्टिन मायोसिन एक्टिन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन एक्टिन का लेंथ कभी छोटा नहीं होता।
तो इसने कहा मायोसिन शॉर्टन, ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, सही, बट रादर स्लाइड पास ईच अदर, स्टेटमेंट सही है, सही। अगर अभी भी यहाँ तक मैं दूसरे स्टेटमेंट को सही कह चुका, मैं डब्बा लगा दूंगा, बट मुझे मालूम है अभी मैं इसको सही गलत कहने की जगह मैं इसके, क्योंकि मुझे इसमें श्योर है तो मैं डब्बा लगा दिया। तीसरा, व्हेन मायोफिलामेंट्स पास स्लाइड ईच अदर, मायोसिन शॉर्टन व्हाइल एक्टिन रिमेन, ये गलत है। व्हेन मायोफिलामेंट्स स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जो हमारा आंसर बना था बेस्ट, उसको टिक कर दिया। पेपर सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप जिस क्वेश्चन के अंदर लग रही है आपको सही आंसर है, बराबर में डब्बा लगा लो। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट, प्लांट के अंदर बेटा टिपिकल ग्रोथ कर्व हमेशा इस तरीके से होगा, सिग्मॉइड शेप, इसको हम सिग्मॉइड कहते हैं। ग्रोथ कर्व कभी लीनियर ऐसा नहीं हो सकता है, कभी स्टेयर शेप का मतलब है इस तरीके से, कभी ग्रोथ कर्व नहीं जाता, पैराबोलिक ऐसा कभी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड होगा। अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज, माइक्रो प्रोपोगेशन यानी टिश्यू कल्चर। जब बच्चे ने नीट में जाके क्वेश्चन सॉल्व किया किसी बच्चे ने, तो उसने पढ़ा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये वर्ड सिलेबस में नहीं है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ओके सिलेबस में है। एम्ब्रियो रेस्क्यू सिलेबस में नहीं है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में दिया। इसने कहा टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, बेटा सिलेबस में ये भी वर्ड दिया है, ये भी वर्ड दिया है, तो ना टेंशन होती है यार। अब क्योंकि ये दोनों सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इन दोनों को काट दो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलो अकड़ बकड़ बम्बे को किया और एक टिक कर दिया और आंसर सब गलत हो जाएगा। जब आपको कोई वर्ड सिलेबस से बाहर दिया गया तो समझ लीजिए आपको जो तरीका समझा है, वर्ड को ना बेटा तोड़ के मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको आंसर अपना देन एंड देयर मिल जाएगा। नीट ये वाले गेम्स हमारे साथ काफ़ी खेलने की कोशिश करता है, तो हम नीट से ज़्यादा स्मार्ट है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया। ये एक नया तरीका, एक नया सेल बनाने के लिए, लेकिन ये तरीका कभी भी टिश्यू कल्चर के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा ना, याद रखना। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्यों किया? क्योंकि दो अलग अलग सेल्स लिए, उनके सेल वॉल को डिसॉल्व किया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के अंडर उनको हमने क्या कर दिया, फ्यूज करा दिया। ये कंसेप्ट होता है। लेकिन उससे एक नया सेल बन गया। टोमेटो और पोटैटो को मिक्स किया, पोमेटो बना दिया। टोमेटो और पोटैटो को मिक्स किया और बना दिया पोमेटो। बोलो अभी तक तुमने क्या सोमैटिक हाइब्रिडाइज, ये माइक्रो प्रोपोगेशन किया, यानी टिश्यू कल्चर किया? नहीं। तो ये वाला आंसर अपने पास नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डॉट लगा दिया। वी आर श्योर इट इज नॉट द आंसर। श्योर मतलब चलेगा, अभी भी मन में थोड़ा थोड़ा डाउट है, डॉट लगा के रखो। पक्का है तो डब्बा, नहीं तो डॉट। एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू, 4 बार सोचो। एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू का बेसिक मतलब क्या हो सकता है? एम्ब्रियो को बचाना, रेस्क्यू मतलब बचाना। असलियत में टेक्नोलॉजी क्या होती है ये तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, लेकिन विद लिमिटेड नॉलेज क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है यह समझा रहा हूँ। एम्ब्रियो रेस्क्यू रफली मुझे आइडिया है कि ठीक है एम्ब्रियो को बचाना, आई एम नॉट श्योर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में इंक्लूड होता है, ये हमने पढ़ा था। प्लांट ब्रीडिंग के दौरान सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते थे। अब यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर नाम खुद सोचेंगे, सोमैटिक बॉडी के सोमैटिक सेल्स और उनसे सोमैटिक सेल से एक एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो सोमैटिक सेल्स को पहले हम लेते थे, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स हुए, उसको मल्टीप्लाई करवाते रहो हार्मोन्स की प्रेजेंस में, तो एम्ब्रियो की तरह कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, कैलस बना लेगा। तो क्या वही प्रोसेस नहीं चल रहा? हाँ है ना? हाँ। आप जब सोमैटिक सेल्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ही लेके यूज करके आप काम बनवा रहे हो, एक स्ट्रक्चर बनवा दे रहे हो, एक कैलस बनवाते हो, टेक्निकली दैट कैलस इज वर्किंग लाइक अ एम्ब्रियो। ये लाइन हमें हमारी एक्सप्लेनेशन को बेस्ट सूट करती है। तो ये नहीं कर रही थी, ये नहीं कर रही थी, ये नहीं कर रही थी, ये कर रही है। अभी भी अगर पेपर में श्योर नहीं हो और आपको पता है कि आपके पास यू आर वेल अबव योर कट ऑफ, कट ऑफ के मतलब आगे आपकी कट ऑफ है 480 और आपने जितना 100% कैलकुलेट किया आप 520 बना रहे हो, तो बेटा एक क्वेश्चन का रिस्क ले लो, टिक कर डालो, क्योंकि इसमें आपने दिमाग लगाया। 70 to 80% यू आर श्योर कि आपने जो सोचा सही है, समझ गए? अगर नहीं, अगर आप 400, आपको पता है कि यार 480 कट ऑफ है मेरे, 478 या 480 के आसपास ही बन रहे हैं या 482 बन रहे हैं, तब रिस्क नहीं लोगे। अगर कट ऑफ के जस्ट आसपास घूम रहे हो तो तब रिस्क मत लेना, लेकिन कट ऑफ से थोड़ा सा दूर हो तो रिस्क ले लो, कोई टेंशन नहीं।
बात यहाँ पे क्या होती है, एम्ब्रियो रेस्क्यू एक तरीका होता है कि अगर कोई एम्ब्रियो हमें पता है कि ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करके ग्रोथ में हेल्प कर देते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू कहते हैं उसको। अ क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट। क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, ना ही करोगे, ना ही पढ़ोगे, ना ही रिलेटेड कंसेप्ट को याद करने की जरूरत है, क्योंकि अब नहीं आएगा, और आएगा तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना कभी पढ़ाए जाते हैं ना कभी पढ़ाए जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। In sea urchin DNA which is double stranded 17% of the bases were shown to be cytosine, यानी साइटोसिन आपके पास 17% है। The percentage of other three bases मुझे यानी A, T, G का बताना है। मुझे पता है G हमेशा C के बराबर होगा, तो G is equal to C is equal to 17, क्लियर। तो अगर मेरे पास G है और C और 17 के बराबर है, तो अगर मैं देखो DNA के अंदर मुझे एक चीज़ मालूम है, A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100, ये 100% हो गए। तो ये दोनों 17% 17 प्लस 17 कितने बने, आपके पास हिसाब लगा लो और उसको 100 से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। निकला कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 72। सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन। बेटा ये वाला कंसेप्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर देखता हूँ, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। अगर आप ब्लड को लेते हो तो ब्लड अपने पास क्या है, एक टिश्यू है। टिश्यू है तो बेटा इसके अंदर सेल्स होंगे प्लस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होगा। सेल्स के नाम पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलते हैं, और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के नाम पे क्या मिलता है, प्लाज्मा। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड बनता है सीरम। सीरम क्या होता है, ब्लड माइनस सेल्स माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड में से सेल्स भी निकाल दो और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी निकाल दो, तो जो आपके पास चीज़ बनी येलो कलर की, इसको पेल येलो कलर होता है, कैसा पेल येलो कलर, और इस चीज़ को अपन टर्म करते हैं सीरम। डन। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था। अगर आपके पास कोई क्रोमोसोम है, अगर अपने पास कोई क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 फर्स्ट पे, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। तो जीन यहाँ से अगर यहाँ पहुँच रहा है तो आपके पास जीन के इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ माइग्रेशन हो रही है, इस साइड से इस साइड माइग्रेशन हो रही है। ये दोनों मिलके इज वन लिंकेज ग्रुप। तो बेटा यहाँ से अगर इस तरीके से माइग्रेशन हो रही है या यहाँ से यहाँ माइग्रेशन हो रही है, ऐसे वो कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट, रेचल कार्सन फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू, सॉरी वी डोंट नो एंड वी विल नॉट स्टडी। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो मैं बोल दूंगा बेटा याद कर लो, कितना याद करोगे यार, बस जितना याद करना था कर लिया। ये पार्ट अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, करना ही। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके पेट में हमेशा रेनिन तो मिलेगा। रेनिन जहाँ पे भी उसको अंडरलाइन कर लो ताकि अपनी टेंशन खत्म। तो पहले केस में रेनिन नहीं है, निकाल दो पहले ही, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में तो रेनिन पक्का आना चाहिए। स्पेसिफिकली इन्फेंट्स की बात करिए। लाइपेज, पेप्सिनोजन, अमाइलेज, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेट में मिलता है, ठीक है, रेनिन पेट में मिल रहा है, अमाइलेज तो इंटेस्टाइन में मिलता है ना काका, इंटेस्टाइन में मिलेगा या माउथ में मिलेगा। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला नहीं है, थर्ड नहीं है। माल्टेज, इंटेस्टाइन, सॉरी आंसर डायरेक्ट क्या है, 2। हमें पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रिवर्स करके, अक्सर मैं क्वेश्चन आपको रिवर्स करके सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूँ, ताकि बाई चांस अभी आप आंसर को नहीं भी मालूम ना तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन दी। कैपेसिटेशन सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें बात बोलूँ तो कैपेसिटेशन एक फिनोमिना होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स बढ़ा देते हो टू फर्टिलाइज एन ओवम। जब एक स्पर्म वुमेन के यूटेरस में जाता है तो यूटेरस में जाने के बाद उस स्पर्म के ऊपर आपके पास ऐसे सामान लगे होते हैं, जैसे स्पर्म जो होता है स्पर्म के हेड पे ओवर द एक्रोजोम के ऊपर आपके पास डीकैपेसिटेटिंग फैक्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, डीकैपेसिटेटिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग, कब रिमूव होते हैं, ड्यूरिंग कैपेसिटेशन के दौरान ये फैक्टर्स रिमूव हो गए। और जब ये फैक्टर्स रिमूव हुए तो हम सिंपल सी बात क्या कह देते हैं, कैपेसिटेशन के दौरान ये फैक्टर्स रिमूव हुए तो अब जो ये स्पर्म है अब कैपेसिटी रखता है फर्टिलाइज करने की। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस का पार्ट नहीं, करना नहीं। यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही बेहद ही सिंपल है।
बेटा ट्रांसमिशन टिश्यू है। तो अगर आप एक सॉलिड सा ये स्टिग्मा देखते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप स्टाइल देखते हो, जो स्टाइल होता है ना अंदर से खोखला भी हो सकता है हॉलो, या अंदर से पूरा का पूरा भरा भी हो सकता है। तो समझो कि एक टनल है, उस टनल के अंदर से आप जा रहे हो, वो टनल पूरा का पूरा खोखला है, वहाँ से प्रॉपर रोड बनी है, आप निकल सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है उस टनल के अंदर पूरा का पूरा फोम भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? फोम, थर्माकोल भरा हुआ। तो आप क्या करोगे, टनल में जाओगे, आप थर्माकोल को तोड़ना शुरू करोगे, अपने लिए रास्ता बनाना शुरू करोगे। तो जो वो रास्ता बना रहे हो, उस रास्ते के थ्रू ही आप एक जगह से दूसरे का ट्रांसमिट हो रहे हो। ट्रांसमिट यानी मूवमेंट आपकी एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। तो ये सॉलिड स्टाइल का फिनोमेना होता है। इसका डाउट नोट या कहीं पे भी बेटा आप आंसर देखोगे ना, तो ये ना क्वेश्चंस के साथ ऐसे ऐसे कंसेप्ट बता देते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई ये पता नहीं कहाँ की बात है, हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ नीट के लिए जितना जरूरी है उतना दिमाग खोल के रखना पड़ता, काम बन जाएगा। जीन रेगुलेशन इन्वॉल्विंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स लैकाई जीन इज द प्रोडक्ट इज। ये क्वेश्चन आपको लैकोपेरॉन को लेके, कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लैकोपेरॉन आपको आता है। सिंपल आपको एक बात बता रहा हूँ, ओपेरॉन की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे आपके लिए लिखा है, एक सेकेंड रुको, इसको रब कर देते हैं। आपके लिए यहाँ पे लिखा है जो ओपेरॉन है इंड्यूसिबल भी हो सकता है, रिप्रेसिबल भी हो सकता है। इंड्यूसिबल मतलब ओरिजिनली वो बंद रहेगा, ओरिजिनली बंद ही होगा लेकिन उसको शुरू किया जा सकता है। और रिप्रेसिबल का मतलब है ओरिजिनली ऑन रहेगा बट उसको बंद किया जा सकता है। समझ गए? ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद हो गए तो आपकी कहानी क्लियर, क्योंकि सिलेबस में ट्रिप ओपेरॉन और लैकोपेरॉन दोनों को लेकर क्वेश्चन आते हैं। इंड्यूसिबल मींस लैकोपेरॉन, और इंड्यूसिबल जो लैकोपेरॉन है इसका मतलब क्या है कि उसको शुरू किया जा सकता है। रिप्रेसिबल जो ऑलरेडी चल रहा है जिसको बंद किया जा सकता है। अब इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल का पॉजिटिव कंट्रोल भी हो सकता है, नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल अगर कहीं पर होगा तो पॉजिटिव कंट्रोल मतलब एक्टिवेटर बनेगा, और नेगेटिव कंट्रोल जहां पर आपके पास इनहिबिटर बनेगा। और ये स्टेटमेंट अपने पास हमेशा याद रखना। पॉजिटिव कंट्रोल अगर कहीं होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक्टिवेटर, और कहीं पर अगर नेगेटिव कंट्रोल होगा तो वहां इनहिबिटर। एनसीईआरटी बड़े ट्रिकी तरीके से आपको एक बात कहती है कि जो लैकोपेरॉन होता है, लैकोपेरॉन कैन बी अंडर पॉजिटिव कंट्रोल, कैन बी अंडर नेगेटिव कंट्रोल। ये जो लाइन लिखी है पूरी की पूरी लिख लेना अपने अंदर। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर है तो इसका मतलब जब हम देखते हैं कि वो एक रेगुलेटरी जीन्स प्रोड्यूस एक्टिवेटर, अगर वो नेगेटिव कंट्रोल के अंदर है तो रेगुलेटरी जीन्स इनहिबिटर बना के रखेंगे। ये एनसीईआरटी कहते हैं कि लैकोपेरॉन दोनों के माध्यम से चलता ही चलता है। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ते। अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड अ न्यूरल रोल। कॉर्टिसोल सिर्फ एंडोक्राइन रोल, क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का आपके पास क्या, कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन स्किन की पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। एपिनेफ्रिन, बेटा एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं। और ये जो एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन है ये क्या काम करता है ये सीखो। हमारी बॉडी के अंदर दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, इमरजेंसी कंडीशन में हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। प्लस इस टाइम ये एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह, एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, एंडोक्राइन यानी हार्मोन की तरह काम कर रहा था। लेकिन ये न्यूरल रोल इसका क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आप यहाँ पे इसके न्यूरल रोल को समझना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि अगर आप एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं तो एड्रेनलिन जो होता है इट कैन एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे एसिटाइल कोलिन आपने पढ़ा है ना, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम पे आपके पास एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, सीरोटोनिन, डोपामीन, ये आपके पास अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंटरफेयर विद डोपामीन। +2 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, आता है सॉल्व कर लो, नहीं आता तो देख लो। रिमूवल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का डाउट है, क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन को एक बार में निपटा ही देते हैं। रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन रिजल्टेड। आपने नेफ्रॉन से पीसीटी को निकाल दिया। बेटा जब आप नेफ्रॉन से पीसीटी को निकालते हो ना तो एक प्रॉब्लम आती है। अब मैं ज़रा आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ विद डिटेल कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अप्रोच कैसे करना है। पढ़ो इस लाइन को। एनसीईआरटी कुछ कहती है, पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी, देखो इधर। PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area for reabsorption.
नियरली ऑल the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. सिंपल शब्दों में अगर लाइन का मतलब निकालें, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, ग्लूकोज वगैरह जितनी भी ज़रूरी चीज़ें ब्लड में होनी चाहिए वो तो न्यूट्रिएंट कर लिया। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70 से 80% वाटर यहीं से रीएब्सॉर्ब हो गया। ठीक, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 70 से 80% वाटर यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो गया। कहाँ पर? पीसीटी में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने पीसीटी को नहीं मतलब काट के निकाल दिया, तो आप 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, ये वापस यूरिन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ 70 to 80% वाटर भी जो है वो निकल जाएगा इन यूरिन। यस, यूरिन में निकल जाएगा। इतना बात समझ सकते हो? तो यूरिन के अंदर जो बॉमिन्स कैप्सूल से फिल्टर आया था, फिल्ट्रेट आया था, वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट बिना एब्जॉर्ब हुए निकल जा रहा है ऐसे 70 से 80%। ये बात क्लियर हो रही है? क्या यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट तो हैं। मैं कहता हूँ बेटा, आप 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट को तो याद रख रहे हैं, आप 70 से 80% वाटर को क्यों नहीं याद रख रहे? जो पीसीटी होता है वो इसको याद करेगा तो इसको भी, तो दोनों को तो एब्जॉर्ब करेगा ना। तो अगर पीसीटी नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट भी और पानी भी है, यानी पानी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा, तो कॉन्सेंट्रेटेड कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्सेंट्रेटेड अब आपके पास बोलते हैं यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये हम कहते हैं ना, लेकिन कंपेयर्ड टू व्हाट, ये मेरा क्वेश्चन है। आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, मान लिया, बट किसके कंपैरिजन में? ब्लड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? ब्लड के कंपैरिजन में। तो जब आपने यहाँ से ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने का पीसीटी हटा दिया, तो ये जो आया था एग्जैक्टली ब्लड वाली सेम कंपोजिशन के साथ आया था, तो यूरिन कभी भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन गलत। नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। अकेला क्वालिटी होता तो एक बार के लिए मैं मान भी लेता, बट क्वांटिटी ऑफ यूरिन तो भैया बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ना डीसीटी इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ना लूप ऑफ हेनली, तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत। तीसरा वाला ऑप्शन नो यूरिन फॉर्मेशन, बिल्कुल बनेगा भाई, यूरिन तो बनेगा। तो आपके पास मोर डाइल्यूट यूरिन, चाहे इसके लिए आपको कंसेप्ट समझ आए ना आए, क्योंकि आप पहले तीनों को गलत कर चुके हैं, तो आप चौथे को सही करेंगे। और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक ट्रिक बोली है, जरा बहुत ध्यान से देखिए। नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का परसेंटेज बोला नहीं। अपने मन की खुशी के लिए मैं 70 to 80% वाटर का मान लूंगा, लेकिन एग्जैक्टली वाटर का परसेंटेज तो नहीं बोला ना। वाटर का परसेंटेज बेटा 70 to 80% हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता था, बट एग्जैक्टली इससे कम नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रिडोमिनेटली वाटर यहीं पर रीएब्सॉर्ब होना है। जो लूप ऑफ हेनली होता है वो बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, यहीं पर प्रिडोमिनेटली वाटर होना है। तो मैं इस वैल्यू के लिए इस वैल्यू के लिए आई एम नॉट श्योर कि वाटर इतना 70 to 80% ही होगा। आई एम जस्ट नॉट श्योर विद दिस वैल्यू। सो अभी के लिए मैं मान के रखूंगा पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तो आंसर डायरेक्टली फोर्थ होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब पेपर में जाते हैं, जब एनसीईआरटी की बातें हमें क्लियर से नहीं होती। इन अ रिंग गर्डल प्लांट, बेटा अगर रिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया तो याद रखना फ्लोएम उड़ा दिया, सिर्फ जाइलम रह गया। तो रूट से नीचे पानी ऊपर तो जा सकता है, लेकिन जब ऊपर से खाना नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्लोएम तो नहीं है, तो खाने का ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो सकता। तो ऊपर वाले जो प्लांट के हिस्से हैं उनको पानी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब ऊपर वाले प्लांट के पत्तियां खाना नीचे रूट की तरफ भेज रहे हैं, तो रूट को खाना क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब रिंग गर्डल किया, गर्डल मतलब काट दिया, आपने प्लांट को इस तरीके से लिया और प्लांट का कुछ हिस्सा इस तरीके से काट के पतला सा कर दिया, ऐसे कर दिया। ये शूट वाला रीजन था, ये रूट वाला, ये पोर्शन गर्डलिंग मतलब यहाँ से इतना इतना काट के निकाल दिया, छील के निकाल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीच में जाइलम है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम होता था। फ्लोएम वाला जो रीजन है, ये वाला फ्लोएम वाला, ये तो हट ही चुका है, तो रूट को खाना नहीं मिलेगा, तो रूट डाइज फर्स्ट। नेक्स्ट, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। बेटा ये क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने गलती करी होगी कि भैया जल्दी जल्दी इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, जल्दी से किडनी में बनता है, आराम से किडनी टिक कर दो। गलती नहीं करना है। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, कुछ बच्चों ने किया होगा फीटल स्टेज सोच लिया होगा। फीटल स्टेज में तो सबसे पहले लिवर में बनता है, इसलिए आंसर लिवर दे दिया। ना ही लिवर ना किडनी, ये दोनों आंसर नहीं है, इसलिए पहले मैं दोनों को साफ करूंगा और आपको बताऊंगा। जब तक बेटा फीटल स्टेज मेंशन नहीं किया, फीटल स्टेज को क्यों मानेंगे? आप नहीं मानेंगे।
ये बात ध्यान रखना। इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ ऐसा बोला नहीं, बोला ना। तो जब तक क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं पूछता ना, तो आप इन जनरल आंसर करते। तो इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन जनरल, कहाँ पे होनी चाहिए? रेड बोन मैरो, यहीं पे बनती है, ना लिवर ना स्प्लीन ना किडनी। एम्ब्रियोनिक टाइम में इन दोनों जगह में मिलती है, याद रखिएगा। किडनी में इरिथ्रोपोइटिन बनता है, और इरिथ्रोपोइटिन जो आता है वो रेड बोन मैरो में जाके असर करता है, और वहां से इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। When you hold your breath, which of the following gas changes in the blood would lead to the urge to breathe? जब हम और सांस रोक लिया, तो इस प्रोसेस के से क्या बॉडी में चेंज होता है जिससे हमें सांस मतलब अब वेंटिलेशन करना चाहिए? जब बेटा सांस लेके और रोक देते हैं ना, तो अब बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज ने ब्लड में डाला, और धीरे धीरे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। आपकी बॉडी में जो ब्लड में रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो कभी भी ऑक्सीजन की कमी डिटेक्ट नहीं करते, याद रखना। इनसाइड द बॉडी द रिसेप्टर्स नेवर डिटेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, दे ऑलवेज डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन की नहीं। तो इसका लिए आंसर क्या होगा? राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सांस रोक के रख रहे हो, नया ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन CO2 की बढ़ रही है। तो आपकी कीमो रिसेप्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट जो चेक करेंगे, वो देखेंगे भाई CO2 बढ़ रहा है, तो जल्दी से सांस लेने का अंदर से अर्ज आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, a somatic cell that has just completed the S phase, जिस somatic cell ने अभी अभी S phase complete किया है of its cell cycle as compared to the gamete, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। The somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has, एक somatic cell जिसने S phase complete किया है, वो gamete के कंपैरिजन में DNA के अमाउंट को मेजर करना चाहते हैं। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द नंबर ऑफ DNA। क्रोमोसोम नंबर का सेम नहीं होता बेटा। सोमैटिक सेल के अंदर जो एस फेज में है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। मैं इतना कहता हूं, सेल टू nth, गैमेट nth, याद रख, मुझे इसके साथ कंपेयर करना। जब ये सेल G1 फेज में जाएगा, चलो हमें कुछ और, मैं आपको ऐड पॉइंट करके दिखाता हूँ। हमें n गैमेट के साथ कंपेयर करना। यहाँ पे DNA कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर, G1 S, G2 फेज। G1 फेज में DNA कंटेंट इज 2C, क्रोमोसोम नंबर इज 2N। S फेज में क्रोमोसोम कंटेंट इज 4C बट नंबर इज 2N। G2 फेज के अंदर 4C, नंबर इज 2N। तो ये जो हमारा 2N सेल था, अनडिप्लॉयड सेल था, उसका DNA कंटेंट 4C है और नंबर 2N है, और यहाँ पे गैमीट का नंबर N है, कंटेंट भी C है। यहां पे देखते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं। S फेज इसने कंप्लीट किया, तो S फेज के बाद क्रोमोसोम कितने हैं बाबा इसके अंदर? 2N, और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 2N। तो क्रोमोसोम नंबर डबल होना चाहिए, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही है, एंड 4 टाइम्स द कंटेंट ऑफ DNA। देखते हैं यहाँ पे DNA का कंटेंट कितना C, और यहाँ पे DNA का कंटेंट कितना 4C। तो DNA का कंटेंट 4C, C 4 टाइम्स, 100% करेक्ट। बात क्लियर? आगे बढ़ो। ये टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा, ये तीनों बेसिकली स्क्लेराइट्स हैं, और स्क्लेराइट्स आपस में जुड़े हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। प्लूरा लेटरल साइड में मिलते हैं बॉडी के, डॉर्सल साइड टर्गा इज ऑन डॉर्सल, स्टर्ना इज ऑन वेंट्रल, और प्लूरा इज ऑन लेटरल साइड। प्लूरा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत। बेटा गलत के नाम पे ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल दिखाना है, जो डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ लेना क्या। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट होता है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, Km की वैल्यू जो होती है इंक्रीज होती है, और Vmax का साइज जो होता है वो आपके पास Vmax रिमेन्स है। मैं धीरे धीरे उसको फॉरवर्ड करूंगा। इस पूरे के पूरे पोर्शन को आप अपने पास, अगर आपको लगता है ज़रूरत लगती है लिखने की, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है इन नोट्स की आपको, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे या टेलीग्राम पे, ताकि ये वाले नोट्स की एग्जैक्ट मैं फोटो आपको भेज सकूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर जो आपके पास इनिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, और वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता जुलता है तो सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को चेंज कर देता है, और इसलिए Km की वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ही नहीं होती।
अगर ये कंसेप्ट पूरा पूरा आपको नहीं आता तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट वाला लेक्चर जाके आप एंजाइम्स वाला लेक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारे की सारी चीज़ कवर्ड है। यूट्यूब पे दक्षिणाई क्लासरूम में पढ़ा होगा। विदाउट इनिबिटर, ये विद इनिबिटर आप देखो, विद ये विदाउट इनिबिटर था और ये रेड वाला इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर। देखो केएम की ये जो वी मैक्स है, वी मैक्स उतना ही पहुंच गया, लेकिन केएम की वैल्यू बेटा देखो चेंज हो गई, केएम की वैल्यू बढ़ गई, सिंपल इनिबिटर की प्रेजेंस में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के दौरान क्या होता है, सीधी सी बात हम यहाँ पे बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के दौरान केएम की जो आपके पास केएम की वैल्यू सेम रहती है बट वी मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। ये वाला ग्राफ आपके लिए बेहद जरूरी है। केएम की वैल्यू सेम रहती है जब भी आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। तभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका 1 सेकंड में निकल जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर देयर इज अ डिक्रीज इन केएम, यस केएम की वैल्यू ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। 1 मिनट। द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्वेश्चन है, इन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अरे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चन को पढ़ो, कहाँ गया। इसने कहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इसने कहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द डिक्रीज इन द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। बेटा केएम की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। यहाँ देखो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर केएम की वैल्यू, यहाँ पे ओरिजिनल केएम की वैल्यू KM1 थी, बढ़ के KM2 हो गई, और वैल्यू बढ़ी है कम हुई है, बढ़ गई। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये जो वर्ड लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज कभी नहीं होती, इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट अपने पास गलत है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय एंजाइम, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनिबिटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट एनालॉग होता है और जाके एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा बट चेंज नहीं होता। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सही है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट मिल चुके हैं तो वो कन्वर्जन के रेट को कभी अफेक्ट नहीं करता है। The competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form a enzyme inhibitor complex, ये बिल्कुल सही है। रिवर्सिबली रिएक्ट है यानी इनिबिटर जाके जुड़ जाएगा तो वो हट भी सकता है। इसीलिए जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो इनिबिटर एंजाइम के साथ नहीं जुड़ पाता। समझने का सिंपल सा एक तरीका है कि इनिबिटर जो है वो एक आदमी है जो आपकी तरह दिखता है और बस में आपकी सीट पे जाके बैठ सकता है। क्या है बस, क्या है? एंजाइम एक बस है जिसमें जो सीट्स हैं वो एक्टिव साइट्स हैं और आप और आपका दिखने वाला एक जैसा सेम जैसा आदमी, सेम हाइट, सेम सब कुछ, वो आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जगह पे वो सीट में जल्दी से जाके आपकी बस में आपकी जगह सीट पे जाके बैठ जाए, तो आप बस से बाहर रह जाओगे और वो बस के ऊपर बैठ के आपकी सीट ऑक्यूपाई कर लेगा। इतना कहानी क्लियर हो गई। अब पूरी बस के अंदर अगर मैं आपके रिश्तेदार बढ़ा दूं, यानी मैं आप जैसे लोग बढ़ा दूं, तो जब आपके पूरी की पूरी बस में सबस्ट्रेट को यानी बस के आसपास आपके रिश्तेदार बढ़ा दूं, तो क्या कॉम्पिटिटिव इनिबिटर चढ़ के बस में आपकी सीट पे बैठ पाएगा? नहीं ना। एग्जैक्टली ये वाला कंसेप्ट होता है। अगर आपको ये वाली बात पूरी डिटेल में समझनी है बेटा, आप लोग जाके वो लेक्चर देखिए, आपका कहानी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, it should be solved. In the following graph depicts the change in two population. A की पॉपुलेशन वक्त के साथ कम होगी, B की पॉपुलेशन बढ़ गई, ऑफ herbivores in a grassy field. पॉसिबल रीजन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ B competed more successfully for the food. बिल्कुल ठीक है, तभी तो B का अमाउंट बढ़ गया, कंपटीशन में सुपीरियर रहा, A कम हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं मतलब कंपटीशन में एक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो रहा है। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, नहीं। पॉपुलेशन ए कंज्यूम मेंबर्स ऑफ, अरे बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सिंपल थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पूरे पेपर में मुझे लगता नहीं कुछ और आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ बेटा आज के डिस्कशन को फिनिश ऑफ करते हैं। जितना समझाना चाहता था समझा दिया, जितना ज़रूरी लगा। बाकी कहानी, डाउट्स, कंसेप्ट्स आप डायरेक्टली क्वेश्चन करके, कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इतने में फिनिश ऑफ करते हैं। इतना कहूँगा बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मन का धीरज बना के रखो, बहुत बढ़िया पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, स्टे ब्लेस्ड।